जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री की क्लास में स्वागत है और हम यात्रा पर निकले हुए हैं विजयनगर की, यानी एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, उसके बारे में अच्छे से जान रहे हैं। हम जान चुके हैं भी 1336 ईस्वी के अंदर हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। और बाद में कृष्णदेव राय के बारे में हमने जाना, जो कि इस विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध प्रतापी शासक है वो रहे और उनका कार्यकाल 1509 से 1529 तक रहा। इनके बाद में विजयनगर बिखरना स्टार्ट हो गया और उसके लिए क्या क्या कारण उत्तरदायी रहे उनके बारे में हमने बात कर ली। और लास्ट की क्लास हमने पिछले वीडियो में छोड़ी थी एक युद्ध को लेकर, और वहीं से आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और साथ में वहां की अमर नायक प्रणाली को जानेंगे आज की इस वीडियो क्लास में। फिर हम विजयनगर की स्थापत्य से जुड़ी हुई जल संपदा की जो सिस्टम कैसा था जल संरक्षण को लेकर उसको जानेंगे, और साथ में ही किलेबंदी को लेकर भी हम बात है वो करेंगे। तो यानी बोर्ड परीक्षा के लिहाज से अगर बात करूं ना, तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आज आपको बड़े और छोटे कई प्रश्न हैं वो भी मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विजयनगर की इस यात्रा को तालीकोटा युद्ध से लेकर। यही एक पहला प्यारा प्रश्न बन जाता है भी तालीकोटा का जो युद्ध है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसके दो नाम हैं और दूसरा नाम है राक्षसी तांगड़ी युद्ध। राक्षसी तांगड़ी युद्ध, वो जो पूरा इलाका था जिसको तालीकोटा कहा जाता था, उसके पास दो बड़े गांव थे, एक का नाम राक्षसी और तांगड़ी था, तो इसलिए उन गांवों के नाम पर इसे राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। और ये विजयनगर के पतन के लिए बहुत बड़ा जो कारण है वो रहा। तो इसलिए अब इस टॉपिक के अंतर्गत भी ये युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, इसका क्या परिणाम देखने को मिला और ऐसा कौन सा जोखिम है वो उस टाइम के राजा ने उठा लिया था, उसके ऊपर भी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये अच्छे से समझते हो भी 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद विजयनगर में टेंशन उत्पन्न हो गई थी। वही है अब कौन राजा बने, और सब अपनी मस्ती में चल रहे थे क्योंकि उन्होंने सब कुछ संभाल रखा था। तो आने वाले शासक जो कि जिसका नाम था सदाशिव राय, उसको ये लगता था ये सब कुछ अपने आप ही चलता रहेगा, तो वो थोड़ा सा लेजी हो गया था। तो उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा और इसका लाभ उठाकर बाद में जो यहाँ एक वंश जिसने राज किया, अरविंदो वंश ने विजयनगर की सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया, यानी अपनी चौधर चलानी स्टार्ट कर दी थी। ये रहते दूसरी जगह थे लेकिन यहाँ की कमजोरी को फायदा उठाकर यहाँ पर हस्तक्षेप करना प्रारंभ है वो कर दिया था। तो ऐसी स्थिति होने के कारण जो दक्कन के जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने आपसी मतभेद बुलाकर मैत्री समझौता कर लिया। और वो कौन से जो थी मुसलमान रियासत, एक थी बीजापुर का नाम आता है, एक आपको बताया था गोलकुंडा, और आपको कहा था ना आगे चल के इनका नाम वापिस आएगा, बीजापुर, गोलकुंडा, और एक थी अहमदनगर। इन तीनों ने भी क्या किया, कमजोरी का फायदा उठाकर इन्होंने आपस में दोस्ती कर ली, क्योंकि इनके आपस में भी तो तनातनी रहती थी, लेकिन इन तीनों ने ही आपसी मैत्री समझौता है वो कर लिया। और फिर आई तारीख 1565, विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में यानी तालीकोटा के युद्ध में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं द्वारा बुरी तरह पराजित हो गई थी। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में। राक्षसी तांगड़ी युद्ध कब हुआ? 1565 में। और उस टाइम वहां का प्रधानमंत्री कौन था? राम राय था। राजा सदाशिव था, लेकिन चौधर सारी किसके पास थी? राम राय के पास थी। तो इसने पहले तो कोशिश की भी इन तीनों को ही आपस में लड़ा दूं, लेकिन इसके उल्टे पड़ गई। इन तीनों ने आपस में लड़ने की बजाय तीनों ने क्या कर लिया? मैत्री संबंध, आपस में दोस्ती स्थापित कर ली। क्या यार इस विजयनगर को, इस सदाशिव को और इस राम राय को तो है ना अब सल्टा ही देंगे। पहले तो हम काबू नहीं कर पाए क्योंकि कृष्णदेव राय बहुत ही समझदार प्रतापी शासक था, लेकिन अब इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर इन
तीनों ने इकट्ठे होकर एक साथ युद्ध लड़ा और विजयनगर की पराजय होती है, बुरी तरह से पराजय होती है। और इस युद्ध के लिए प्रधानमंत्री राम राय की जोखिम भरी नीति उत्तरदायी थी। यह भी कई बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है भी क्या थी यह जोखिम भरी जो नीति। वही जो आपको बताया अभी, इसका मुख्य उद्देश्य था भी उन तीनों मुस्लिम रियासतों को आपस में लड़ा दूं, लेकिन उल्टा हो गया इसके। तो एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध युद्ध में खड़ा करने की इसकी जो कोशिश थी राम राय की, वो विफल हो गई और वे सुल्तान एक हो गए, मैत्री संबंध स्थापित हो गए और राम राय को करारी हार का सामना करना पड़ा। और जीते हुए क्षेत्रों की सेना ने विजयनगर को लूटा और इसे धीरे धीरे विजयनगर का पतन हो गया, जला दिया, बुरा हाल कर दिया था इस विजयनगर की रियासत के अंदर, जो कि कभी कृष्णदेव राय के टाइम बहुत ही शानदार जो साम्राज्य है वो यहाँ का रहा था। तो इस प्रकार से आप तालीकोटा युद्ध के बारे में जान गए हो। 1529 में कृष्णदेव राय मृत्यु के बाद कब हुआ था? 1565 के अंदर तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चलिए अब एक मुद्दा और ले लेते हैं और वो है विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अमर नायक प्रणाली क्या थी। बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। आपको पहले ही मैंने बताया था विजयनगर में जो सेना का प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था, हीरो उसको कहा जाता था। तो विजयनगर में सैन्य जो प्रशासनिक सिस्टम जो था उसके अंदर यह सिस्टम चलता था, अमर नायक सिस्टम, अमर नायक प्रणाली का प्रचलन था। और ये दिल्ली सल्तनत के अंदर एक प्रणाली चलती थी, इक्ता प्रणाली, उससे प्रभावित था। तो यानी दिल्ली के अंदर जिन मुसलमानों का जो शासन था उनकी जो इक्ता प्रणाली थी, इसी का एक थोड़ा सा प्रवर्धित रूप था अमर नायक प्रणाली। तो अब हम जाने भी अमर नायक प्रणाली के अंदर शासन का यानी राजा का क्या रोल है वो रहता था। अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे और इन्हें राय द्वारा यानी राजा द्वारा प्रशासन के लिए कुछ एरिया दे दिए जाते थे। भी ठीक है, युद्ध की स्थिति आएगी तब तो आपको अपने सेना लेकर युद्ध लड़ना ही है, बाकी आपको ये एरिया दे दिया है, आप वहां पर कंट्रोलिंग व्यवस्था करेंगे और उन क्षेत्रों के अंदर जो भी किसान और जो व्यापारी लोग रहते हैं उनसे आप कर वसूल कर लीजिएगा, टैक्स ले लीजिएगा राजा की तरफ से। तो ये टैक्स वसूल कर लेते थे और इस टैक्स का कुछ भाग वो अपने पर्सनल यूज के लिए रख लेते थे और कुछ भाग है वो घोड़े और जो हाथी जो युद्ध के लिए रखते थे उनके मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल कर लेते थे और कुछ टैक्स का हिस्सा है वो मंदिरों के लिए और सिंचाई के साधनों के रख रखाव के लिए खर्च ये कर देते थे। तो समझ रहे हो, पूरा टैक्स इकट्ठा कर लेते, कुछ अपने उपयोग के लिए रखते, कुछ हाथी घोड़े जो थे उनके रख रखाव के लिए, कुछ मंदिर और सिंचाई की जो व्यवस्था थी उनके रख रखाव मेंटेनेंस के लिए ये यूज करते थे। और अब अगर कोई टैक्स बच जाता था तो साल में एक बार ये राजा को भेंट के रूप में देने के लिए खुद आते थे। ये अमर सेना नायक जो थे ये खुद राजा के सामने उपस्थित होते थे। ठीक है, कुछ प्रशंसा मिल जाएगी और ठीक है चेहरा भी दिखा लूंगी साहब मैं भी हूं, तो इसके लिए वो स्वयं उपहारों के साथ दरबार में उपस्थित होते थे ये सैनिक कमांडर जो थे। और ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैन्य शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। तो विजयनगर की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ी व्यवस्था है वो थी और इन्हीं की मदद से विजयनगर राजा ने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने कंट्रोल के अंदर रखा था। अब एक प्रश्न यहां छोटा प्रश्न ये भी निकल जाता है इसी बड़े प्रश्न के अंदर भी, जो विजयनगर के जो राजा होते थे वो इस अमर नायकों के ऊपर या इस सैन्य व्यवस्था के सिस्टम के ऊपर कंट्रोलिंग कैसे रखते थे। तो राजा समय समय पर इन सैनिक कमांडरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते रहते थे, ट्रांसफर करते रहते थे, ताकि ये है ना बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाए। परंतु ये उनकी नीति पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी। कारण ये रहा भी 17वीं सदी में कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। राजा तो ये सोचता था भी एक जगह से दूसरी जगह पर अगर ट्रांसफर करता रहूंगा तो ये अपनी ज्यादा नहीं चलाएंगे, लेकिन ये नीति उनकी असफल हो गई और जिस इलाके में रहते धीरे धीरे खुद को वहां का राजा है वो इन्होंने घोषित है वो कर दिया। तो ये थी विजयनगर की अमर नायक प्रणाली। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत प्यारा प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से,
2-3 नंबरों के लिए। चलिए साहब, अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की जल प्रणाली के बारे में। जल संपदा को लेकर वहां का क्या सिस्टम है वो रहा था। तो देखिए, वैसे तो विजयनगर क्षेत्र है वो चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ था। कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदियां हैं उनके आसपास का सारा इलाका ही इसके कंट्रोल में था। परंतु जो उनकी मुख्य राजधानी थी विजयनगर, वो जल स्रोतों से काफी दूर थी। तो इसका मतलब सिटी को पानी की समस्या है वो आ रही थी। तो वहां के शासकों ने पानी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है वो की थी। वो किस प्रकार से क्या बनाया उन्होंने, उसके ऊपर बात करें उससे पहले 2 मानचित्र आपके सामने हैं, और ये वो मैप है जो कि इतिहासकारों ने बनाया है। सबसे पहले याद आ रहा होगा हम्पी, भी हम्पी को खोजा, फिर वहां किस प्रकार की क्या व्यवस्था रही होगी, इस प्रकार के जो मानचित्र उन्होंने दिए उन्हीं को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये तुंगभद्रा नदी वाला इलाका दे रखा है, अनेक नदी की बात हो गई यहाँ पर। ये यहाँ पर हम्पी शहर के वो दिखाया जा रहा है। ये पवित्र केंद्र है, यानी ये धार्मिक केंद्र हो गया यहाँ पर। ये जो पूरा इलाका है यहाँ का, ये शहरी इलाका है जिसके अंतर्गत ये शाही केंद्र हो गया यहाँ पर। ये यहाँ का केंद्रीय भाग हो गया, प्रशासनिक सिस्टम जो यहाँ से संभलता था। और इसके चारों ओर ये जो पूरा जो नगरीय क्षेत्र था, इसके चारों ओर किलेबंदी भी थी, यानी दीवार है वो भी बनी हुई होती थी। इधर जो पहाड़ी इलाका था वहां तक भी दीवार है वो बनी हुई थी। तो कुल मिलाकर दीवार के माध्यम से इस पूरे विजयनगर को घेरा गया था। और अब आप सोच सकते हो भी दीवार क्यों बनाई गई होगी, सीधी सी बात है, सुरक्षा के लिए। किलेबंदी है वो की जाती थी, दीवारें बनाई जाती थी, अंदर काफी सड़कें वगैरह भी बनाई जाती थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। इसी प्रकार का एक यही सेम चित्र जो हम्पी की बात हो गई, यहाँ पर जो जल के लिए ये कमलपुरम जलाशय का जिक्र है वो यहाँ पर किया गया है। तो यही यहाँ पर कमलपुरम जलाशय की बात है वो आ जाती है। किसने बनाया था याद कीजिए, कमलपुरम। एक नगपुरम की बात की थी, अपनी माँ के नाम पर नगर बसाया था किसने, कृष्णदेवराय ने। और कृष्णदेवराय ने ही कमलपुरम जलाशय का निर्माण है वो किया था। तो आगे की अब हम जो क्लासेस ले रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो इसी विजयनगर के केंद्रीय भाग, शाही केंद्र, पवित्र केंद्र, जो धार्मिक नगर है, इन्हीं के आसपास की ये बातें रहेगी। तो इस मैप को अब आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब विजयनगर में पानी पहुंचाते हैं और पानी पहुंचाने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो विजयनगर में पानी की व्यवस्था करने के लिए 2 महत्वपूर्ण बात आते हैं। एक तो हौज का जिक्र आएगा और दूसरा आएगा नहर का। 2 का जिक्र आएगा। हौज यानी बड़े बड़े जो कुंड है वो बना लिए जाते हैं तालाब की तरह। तो देखिए, विजयनगर के पास स्थित तुंगभद्रा नदी से एक प्राकृतिक जल कुंड का निर्माण होता था और इसी जल कुंड से विजयनगर में पानी पहुंचाया जाता था। अब विजयनगर में ऊपर वाली साइड में क्या थी, पहाड़ियां थी। तो उन पहाड़ियों से कई जल धाराएं हैं वो निकलती थी, और इन्हीं जल धाराओं के पास यहां पर बनाया गया था एक बांध का निर्माण। एक बांध बना लिया गया। पहाड़ियों से पानी की धाराएं आती थी, उन धाराओं को रोकने के लिए बांध बना लिया। तो यहां पहाड़ियों से कई जल धाराएं आकर नदी में मिलती थी, तुंगभद्रा नदी के अंदर, और इन सभी धाराओं के साथ साथ बांध का निर्माण है वो किया गया था। फिर क्या किया गया, इन बांधों से पानी को मानव निर्मित जो जलाशय है, कुंड है, उनके अंदर इकट्ठा किया जाता था। आगे चलकर नालियां बना ली जाती थी और उन नालियों के माध्यम से पानी आगे जलाशय, जैसे कमलपुरम का जिक्र किया, कृष्णदेवराय ने बनाया था, कमलपुरम जलाशय पौंड है वो बनाया। तो इन बांध से पानी को मानव निर्मित जलाशयों की ओर ले जाया जाता था, और इन जलाशयों को ही क्या कहा जाता था, हौज। इन्हीं का नाम क्या रखा गया, हौज। भी ये हौज है पानी के। तो समझ गए, पहाड़ियों से जलधाराएं आती थी, वहां पर बांध बना लिया गया, बांध से पानी जलाशय तक पहुंचाया जाता, और उसी को हम क्या कहते हैं, हौज कहते हैं भी, हौज। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो हौज है वो है कमलपुरम है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। और इस हौज के पानी से आसपास के जो खेत थे, उन खेतों में पानी है वो लगाया जाता था, और इस जलाशय से ही एक नहर के माध्यम से जो पानी है वो राजकीय केंद्र यानी सिटी तक पहुंचाया जाता था।
राजकीय केंद्र तक पानी पहुंचाया जाता था। तो अब हम उस नहर के बारे में भी चर्चा कर ले। हौज के बारे में जान गए अच्छे से भी। विजयनगर के पास तुंगभद्रा नदी से एक प्राकृतिक जलकुंड का निर्माण होता था और इसी जलकुंड से विजयनगर में पानी पहुंचाया जाता था। पहाड़ियों से पानी निकला, बांध बना लिया, बांध से पानी जलाशय तक पहुंचा दिया हौज, और इसी हौज का पानी है खेतों में और नहरों के माध्यम से राजकीय यानी जो सिटी था वहां तक पानी पहुंचाया जाता था। चलिए तो अब नहर की तरफ रुख करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में है यहां पर एक हरिया नहर। उस नहर का नाम क्या है? हरिया नहर। तो देखिए उस नहर से इस प्रकार की ये जल संरचना के माध्यम से पानी आगे से आगे पहुंचाया जाता था। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे हो विजयनगर के अंदर जो कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और मंदिरों के पास जो जलाशय थे वो नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य है वो करते थे। तो अब आप समझ गए भी विजयनगर के लोगों तक और वहां के खेतों तक पानी है वो किस प्रकार से पहुंचता था। तो ये हो गई वहां के जल प्रबंधन को लेकर, विजयनगर की जल प्रबंधन को लेकर सारी महत्वपूर्ण बातें। चलिए जी अब बात करते हैं विजयनगर और किलेबंदी। स्टार्टिंग में आपको बताया ना भी पूरा विजयनगर का जो दुर्ग था वो दीवार से घिरा हुआ था, तो उसी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। विजयनगर की किलेबंदी के बारे में जानकारी हमें फारस का एक दूत अब्दुल रज्जाक के विवरण से मिलता है। एक यात्री है अब्दुल रज्जाक, इसने बताया है यहाँ की किलेबंदी को लेकर, क्योंकि ये यहाँ की किलेबंदी को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ था, बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ था। यार राजा ने खतरनाक काम किया, बहुत ही शानदार व्यवस्था की है। उसने बताया है भी दुर्ग की 7 स्तरों पर 7 लेवल पर घेराबंदी का उल्लेख किया है उसने कहा भी 7 तरीके से पूरे विजयनगर को घेर लिया गया है। और इस किलेबंदी के अंदर मुख्य शहर के साथ साथ सामान्य स्थान जहां आम लोग रहते हैं, खेतों को और जंगलों को भी घेरा गया है। कुल मिलाकर सारी चीजों का घेरा बना दिया गया दीवार के माध्यम से। आपके नॉलेज के लिए किलेबंदी के 7 स्तर की बात करें तो सबसे पहले स्तर पर राजा का क्षेत्र जो शाही क्षेत्र था उसको घेरा गया। वहां का जो केंद्रीय प्रशासनिक जो राजकीय सिस्टम था, वहां के जो सारे ऑफिस जो इमारतें थी उनको घेर लिया गया। इसके अलावा और कोई भी महत्वपूर्ण इमारतें थी तो उनके चारों तरफ भी दीवारें हैं वो बना दी गई ताकि सुरक्षित रहे सब कुछ। इसके अलावा चौथे स्तर पर सामान्य जनता का जो अंदर किले में रहने वाले या आसपास के जो लोग थे उनको भी उसके अंदर घेर लिया। 5वें स्तर पर खेतों के चारों तरफ भी दीवार बना दी। 6ठे स्तर पर अन्नागार यानी जो खेती से जो फसल प्राप्त होती थी उस फसल के लिए जो भंडार बनाए जाते थे, अन्नागार जिसको कहते हैं, उनको उनके चारों तरफ भी दीवार बना दी। और अंतिम स्तर पर सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ते हुए थी। तो अब आप समझिए किस प्रकार से 7 लेवल के ऊपर घेराबंदी है वो की गई। सबसे पहली घेराबंदी राजा की हो गई, फिर प्रशासनिक वाले को घेर दिया गया, फिर और इमारतें थी उनको घेर दिया, फिर जनता जहां रहती थी उसको भी घेर दिया, फिर खेतों वाले इलाके को भी घेर दिया, अन्नागार जहां बना रखे थे उसको भी घेर दिया, और सबसे लास्ट वाला घेरा कौन सा हो गया अभी, जो पहाड़ी इलाका था उसको भी घेर लिया। यानी सारे घेराबंदी है वो पूरी तरीके से कर ली। जैसे समझिएगा अभी महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को घेरने के लिए गया, तो इस प्रकार से देखिएगा पूरे चक्कर घेरे बना रखे थे एक तरीके से। तो इस दीवार को जोड़ने के लिए फनाकार पत्थरों का उपयोग किया गया। इस प्रकार के पत्थर जो आपस में एक दूसरे में फिट हो जाते हैं और जिसके कारण वो अपने स्थान पर टिके रहते थे, जो हिलते हैं वो नहीं थे। और सबसे बड़ी खासियत है इस दीवार को बनाने में भी, पत्थरों को जोड़ने में किसी प्रकार के कोई गारे का या किसी अन्य चीज का, कोई सीमेंट का या कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ पत्थर से पत्थर है वो जोड़कर इस दीवार को जो चारों तरफ किले को यानी शहर को घेरने के लिए बनाई गई है
वो बनी हुई है और पत्थर इतने मजबूती से फिट है आपस में, भैया हिलते भी नहीं है। तो ये होगी किलाबंदी को लेकर कुछ बातें। अब यही बात आती है भी दुर्ग के अंदर आपको प्रवेश करना होता है, तो प्रवेश के लिए गेट तो होता ही है भाई। तो दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप, यहाँ पर दीवार बनी हुई है और ये एक गेट बना हुआ है, बड़ा गेट, जिसकी सहायता से आप दुर्ग के अंदर प्रवेश है वो कर सकते हो। किलेबंदी बस्ती में जाने के लिए प्रवेश द्वार पर मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी जो गुंबद है वो होती थी। मेहराब, ये यहां वाला ये जो पिलर है इसको बोलते हैं मेहराब। इस प्रकार से अलग अलग ये डिजाइन बनाए हुए मूर्ति कला और इस प्रकार के बहुत ही सुंदर स्थापत्य कला का स्वरूप है वो यहां पर अक्सर देखने को मिलता है। तो ये जो रूप है ये मेहराब कहलाता है और इसके ऊपर ये रहा गुंबद। तो जो प्रवेश द्वार के लिए एक शब्द क्या था विजयनगर में, याद कीजिए, गोपुरम। ये नाम ध्यान रखिएगा, प्रवेश द्वार का नाम क्या है, गोपुरम। और यहां पर ये जो है इसको क्या कहते हैं, मेहराब। और ऊपर क्या बना हुआ है, गुंबद। और एक छोटा प्रश्न निकलता है बोर्ड में, शायद लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर ये प्रश्न भी आया राजस्थान के अंदर, कि किलेबंदी बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बने जो गुंबद है ये तुर्की सुल्तानों द्वारा विकसित स्थापत्य से प्रभावित है। तो ये मेहराब और गोपुरम है वो कहां से आए, तुर्की जो मुसलमान थे उनकी शैली से इन्होंने लिए हैं ये दो चीजें। तो इतिहासकार इस प्रकार की शैली को इंडो इस्लामिक शैली है वो भी कहते हैं। तो दुर्ग में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार गोपुरम होता है जिसके ऊपर गुंबद और साइड में ये गेट पर ये क्या बने हैं, मेहराब बने हुए हैं, पिलर जो बने हुए हैं अलग अलग डिजाइन के मिल जाएंगे आपको। और ये उन्होंने मेहराब और जो गुंबद है ये कहां से लिया, तुर्की जो सुल्तान थे उनकी स्थापत्य से ये चीजें ली गई बताते हैं इतिहासकार। चलिए अब देखते हैं भी किलेबंदी के लाभ क्या हैं और हानि क्या रही होगी। इससे बाहरी आक्रमण से सुरक्षा होती है, किलेबंदी से फसलों की सुरक्षा होती है, घुसपैठियों से सुरक्षा होती है और अन्नागारों की जो अन्न के भंडार है उनकी भी सुरक्षा होती है। नुकसान हानि की बात करें तो ये बहुत ही खर्चीली व्यवस्था रही होगी और इसके रख रखाव करना भी, मेंटेनेंस करना भी मुश्किल कार्य है वो रहा होगा किलेबंदी को लेकर। बिल्कुल सामान्य सी बातें जो आपके समझ में आ भी गई है। अब बात कर लें एग्रीकल्चर को लेकर, अक्सर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों की किलेबंदी क्यों की जाती थी। बहुत प्यारा प्रश्न। विजयनगर के अंदर कृषि क्षेत्र जो फसलें थी, जो खेती जहां पर होती थी उसकी किलेबंदी क्यों करते थे। अब आप समझिएगा, जब कोई दुश्मन अटैक करता है, ये कोई किला है, इसके ऊपर अगर कोई दुश्मन अटैक करता है तो ये तो है नहीं आया और जीत कर चला गया, क्योंकि सामने वाला भी कोई ऐसे भोंदू थोड़ी बैठा है, उसके पास भी अपनी सेना है। तो इधर से इसकी आर्मी आ गई और इधर से इसकी आर्मी आ गई, तो यहां पर कई दिन, कई महीने और कई बार कई साल लग जाते थे, डेरा डाल के बैठे रहते थे बाहर से जो अटैक करने वाले थे। तो भैया ऐसे ही तो रहेंगे नहीं, इनको भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना पानी चाहिए। खाने के लिए ये अपने शहर, अपने देश से कितना लेकर आते थे, अपने साम्राज्य से जो लेके आते वो तो कुछ दिनों में खत्म हो सकता था। तो ये क्या करते हैं, अटैक करने वाले पहले यहाँ की फसल है, जो जमीन है उसको काबू कर लेते हैं ताकि यहाँ की अपनी आर्मी के खाने पीने की व्यवस्था है वो ये कर सके। तो विजयनगर ने इसी चीज को समझते हुए अपनी जो खेत थे उनकी भी घेराबंदी की थी ताकि दुश्मन के हाथ उसके खेत हैं वो नहीं लग जाएगी, क्योंकि दुश्मन के हाथ खेत लग गए तो वो उनकी सहायता से जीवन यापन करता रहेगा और तब तक यहां से नहीं जाएगा जब तक कि वो हमें हरा नहीं देगा। तो समझ गए भी क्यों घेराबंदी की। चलिए नोट्स फॉर्म में देख लेते हैं। विजयनगर शासकों द्वारा फसलों की किलेबंदी की गई थी ताकि युद्ध की स्थिति में फसलें दुश्मन के हाथ नहीं लगे। इससे दुश्मन सेना के लिए अपना भरण पोषण करना मुश्किल हो जाता था और ये घेराबंदियां कई महीनों या वर्षों तक चल सकती थी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए शासक राजा राय ने अपने किलेबंदी क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण भी कर लिया था
ताकि अपनी जनता के लिए और अपनी जो आर्मी थी उनके लिए खाने की किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहे, इसलिए अन्नागारों का निर्माण भी कर लिया था और इनकी भी चार दीवारी थी। इस प्रकार विजयनगर के शासकों ने पूरी कृषि भूभाग को बचाने के लिए इस महंगी और व्यापक नीति को अपनाया था, किलेबंदी वाली नीति को। तो समझ गए भी एग्रीकल्चर की जो घेराबंदी है वो क्यों की जाती थी। चलिए अब सड़क व्यवस्था भी देख लें थोड़ी सी, हालांकि एक सामान्य सी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है पूछने वाला भी विजयनगर की सड़क व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, फिर 2-4 लाइनें तो लिखनी पड़ेगी, 1-2 में आ गया तो विजयनगर में सड़कें हैं वो पहाड़ी भूभाग से हटकर बनाई गई थी और ये घाटियों से होकर इधर उधर घूमती थी, क्योंकि पहाड़ी इलाका भी था ऊपर वाली साइड में। तो दुर्ग में प्रवेश के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे, और कुछ महत्वपूर्ण सड़कें मंदिरों के प्रवेश द्वारों में आगे तक बढ़ी हुई थी और इसके दोनों ओर बाजार थे। अब क्या है, समझ में आ गई होगी बात भी। दुर्ग में प्रवेश करना है तो आपको यहां पर यह सड़क आती थी, मुख्य सड़क, ये इधर हो गई मुख्य सड़क, इस प्रकार से आप मान लीजिए भी इधर आ गई। इसी प्रकार की सड़कें हैं, जैसे ये मुख्य सड़क जा रही है और यहां पर मंदिर बना हुआ है साइड में, तो इस मुख्य सड़क से एक सड़क इधर आती थी और इस सड़क के चारों ओर यहाँ पर बाजार भी बस जाते थे। तो दुर्ग है ये भी मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ होता था, मंदिर है ये साइड में एक सड़क बनाकर इसको भी जोड़ दिया जाता था और इस सड़क के चारों ओर है वो यहाँ पर बाजार लगता था। तो लोग आते थे मंदिर में के अंदर दर्शन किए और यहाँ से अपनी खरीदारी है वो कर लेते थे। तो इस प्रकार सड़क की व्यवस्था भी वहाँ पर अच्छी खासी थी। तो चलिए ये थी आज की क्लास और अब बारी है आपके प्रश्न की, और प्रश्न आज का आपको पता ही चल गया होगा भी सर क्या पूछेंगे, और वही है तालीकोटा युद्ध का अन्य नाम क्या है और ये तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में अपना इंट्रो देते हुए करना है। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपकी सेकंड हिस्ट्री की बुक का। चलिएगा अगली वीडियो क्लास में हम विजयनगर के स्थापत्य कला के बारे में अच्छे से जानेंगे और शायद अगले वीडियो क्लास के अंदर चैप्टर को हम पूरा भी कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जितनी सारी चीजें आपके लिए जरूरी है उन सब के ऊपर अपने बात है वो करते जा रहे हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।